का एक बार फिलहाल जो है वो ब्रेन को ट्रेंड कर रहे हैं कि ये आदमी फिलहाल ये मान तो जाए कि अभी ये समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए खतरा है। जब आप मान जाओगे तो आपको निपटाना आसान हो जाएगा। इसलिए मुआवजा तो वेस्टेज है। मतलब मैं समझता हूँ मुआवजा लेने वाले लोग तो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। वो तो अपनी जमीन को बेच रहे हैं, मतलब अपनी माँ की कीमत लगा रहे हैं। मैं इसको इससे ही मानता हूँ। आपके मोबाइल का जो काम है वो आपकी सारी जानकारी को रियल टाइम में इन सब लोगों को देना है। और आपके खाते में पड़े पैसे फिर पैसे नहीं रहेंगे, मुद्रा नहीं रहेगी, गोल्ड नहीं रहेगा, फिर वो ई रुपया हो जाएगा। जब वो ई रुपया हो जाता है तो उसके पीछे गोल्ड नहीं है। जब तक भारत की मुद्रा रुपया है तब तक आरबीआई को उसको छापने के लिए गोल्ड रखना पड़ेगा। कोई कानून ऐसा नहीं है कि आरबीआई को गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं पराली जलाने से तो प्रदूषण होता है, लेकिन टायर जलाने पर आपको सब्सिडी मिल रही है। वो वहां के लोगों को विस्थापन करने के लिए वहां गंदगी का माहौल, माइनिंग का माहौल, ट्रकों का आना जाना, सड़कों का टूटना, गुंडागर्दी का बढ़ना, टोल टैक्स का लगना, व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ना, ये जानबूझकर चालू करने के लिए अरावली को तोड़ रहे हैं। तो इस अरावली के डेफिनेशन बदलने के पीछे भी यही खेल है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर शामिल है, सरकारें भी इसके अंदर शामिल हैं। खाली करवाने हैं, आप अपने आप से कर दीजिए। अपने आप से नहीं करेंगे तो ये करवाएंगे। अब खाली कैसे करवाने हैं भाई? आप शिक्षा के नाम पर, अपने बच्चों को पढ़ाने के नाम पर निकल जाओ, आप कोई प्राइवेट धंधा करने के नाम पर निकल जाओ, कुछ सीखने के नाम पर निकल जाओ, कोई दुकान खोल के या कोई किसी भी तरह की ट्रेडिंग के नाम पर निकल जाओ, किसी बिजनेस के नाम पर निकल जाओ, या फिर आप जमीन एक्वायर हो जाए आपकी तो आप अपने आप जमीन छोड़ कर निकल जाओ, या फिर आप किसी राजनीतिक पर्पज से या विकास के नाम पर दूर कहीं ठेका मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आपके मोबाइल का जो काम है वो आपकी सारी जानकारी को रियल टाइम में इन सब लोगों को देना है। तो वो आपको बता रहा है कि भाई किसका फोन आया है, ये तो वो आपको बता रहा है किसके मैसेजेस आए हैं, लेकिन वो उनको बता रहा है कि ये बंदा जिसका ये फोन है वो उसके खाते में कितने पैसे पड़े हैं, उसने किस किस से लोन लिया हुआ है, कितनी जमीन अभी इसके नाम बची है, इसका घर कहां कहां है, कौन सी प्रॉपर्टी अभी है, और इसके बच्चे कितने हैं, और अभी इसका जीवन अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, क्योंकि हर महीने का एल्गोरिदम बन के उनके पास चला जाता है। और फिर ये हिसाब लगाते हैं कि ये वाला आदमी तो अगले 6 महीने में अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, ये वाला आदमी कर्जे में इस तरह से चला जाएगा। ये रहते हैं, अब इनको हैंडल करते हैं तो उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देके उनको पास कोई कॉल जाएगी किसी कंपनी की कि आइए आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने फलानी जगह फॉर्म भरा था, आपने ये किया था, और फिर आप किसी तरह मूव कर जाएं। तो ये खेल आपके साथ खेला जा रहा है। पर्पस क्या है? गांव क्यों खाली करने हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं ग्लोबल विलेज बना देते हैं। ग्लोबल विलेज मतलब जैसे अभी दुबई में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है 15 मिनट कंट्री, 15 मिनट सिटी, द लाइन करके, वो आप ढूंढ लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जरूरत का सारा सामान आपको 15 मिनट दूर मिल जाएगा, तो आप नहीं जा पाएंगे, कहीं भी नहीं जा पाएंगे, आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपको दूसरी जगह यदि जाना भी पड़े और आपका मन भी कर रहा हो तो फिर ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। मतलब अभी फिलहाल उस क्रेडिट स्कोर को वो सिबिल के नाम से जानते हैं। आप सारे लोग ना फिलहाल उसको सिबिल को क्रेडिट स्कोर बोल रहे हैं। बाद में इसका नाम जो हो जाएगा वो सोशल क्रेडिट स्कोर हो जाएगा। जब आपकी जो करेंसी है जेब से बिल्कुल खाली हो जाएगी, खाते में कोई कैश नहीं होगा, और आपके अकाउंट में आप एक सिर्फ आइडेंटिटी बन जाओगे, जैसे आधार नंबर है या मोबाइल नंबर है, और आपके खाते में पड़े पैसे फिर पैसे नहीं रहेंगे, मुद्रा नहीं रहेगी, गोल्ड नहीं रहेगा, फिर वो ई रुपया हो जाएगा।
जब वो ई रुपया हो जाता है तो उसके पीछे गोल्ड नहीं है। जब तक भारत की मुद्रा रुपया है तब तक आरबीआई को उसको छापने के लिए गोल्ड रखना पड़ेगा। कोई कानून ऐसा नहीं है कि आरबीआई को गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये हमने अपने किताब में आरबीआई के और वित्त मंत्रालय के लिखे हुए दस्तावेजों के हिसाब से इसमें दे दिया है। जिस किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, जो घनश्याम वर्मा जी की रिसर्च पे मैं सहलेखक और घनश्याम वर्मा जी इसके लेखक हैं। ये किताब हमने छाप करके आपको बता दिया है कि जब तक भारत की करेंसी रुपया है तब तक उनको गोल्ड रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक में रिजर्व, और जब करेंसी बदलकर ई रुपया कर देंगे तो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे आपके पुरखों ने जो कमाया था वो चांदी का रुपया था, उसको दे करके उन्होंने कागज दिया, कहा कि जब मर्जी ले लेना अपना सोना और चांदी। बाद में कह दिया कि नहीं अब नहीं मिलेगा, क्योंकि दादा को जो पता था वो पिता को नहीं बता पाया, जो पिता को पता था वो बच्चे को नहीं बता पाया, और अब बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। आज आपके माँ बाप के पास समय नहीं है आपसे बात करने का, या आपके पास नहीं है उनसे बात करने का, या बच्चों से बात करने का, तो पूरी जानकारियां आगे नहीं जाएंगी। तो ये सोशल क्रेडिट स्कोर बताएगा कि आप किस शहर के किस इलाके में जा सकते हैं, किस में आप नहीं जा सकते हैं। और हो सकता है अगली करेंसी केवल टाइम हो जाए कि आप समय कहां बिताते हैं, किस तरह के काम में बिताते हैं, वहां आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे आप सोशल कॉज करोगे, कहीं सफाई कर दी तो आपको वहां के 20 नंबर मिल गए। अभी 20 रुपए मिलते हैं सफाई करने का नाम क्या, कोई काम करने के, तो स्कोर बनता रहेगा। यानी एनवायरनमेंट बचाया तो प्लस का स्कोर बन गया, पेड़ काट दिया तो माइनस हो गया, आपने गाड़ी चलाई पेट्रोल की चलाई तो -10 हो गए, डीजल की चलाई तो -20 हो गए, सीएनजी की चलाई तो -5 हो गए। यही कह रहे हैं ना वो लोग आपको अभी फिलहाल कि ये गाड़ी आ सकती है, ये गाड़ी नहीं आ सकती है। धीरे धीरे आपका दिमाग में ये चीजें सेट कर रहे हैं कि ये वाली गाड़ी करने से ज्यादा पोल्यूशन होता है, ये वाली गाड़ी चलाने से कम पोल्यूशन होता है। और इस तरह से ब्रेन आपका एक बार फिलहाल जो है वो ब्रेन को ट्रेंड कर रहे हैं कि ये आदमी फिलहाल ये मान तो जाए कि अभी ये समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के लिए खतरा है। जब आप मान जाओगे तो आपको निपटाना आसान हो जाएगा। ये बहुत क्लियरली है। इसके लिए अगर आपको देखना है कि वो किस तरह का काम करने जा रहे हैं, तो ये स्क्रिप्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। आने वाले टाइम में 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो टोटल 17 है। इनका एक एक करके खुलासा हम करेंगे कि इनके एक्चुअल टारगेट उनके क्या हैं और वो आपको क्या बता रहे हैं। अखबारों में क्या आता है, टीवी में क्या आता है, आपके किताबों में क्या लिखा जाता है, और एक्चुअली वो लोग क्या करना चाहते हैं। वैसे आपको सारी, अगर आपने निडर इंडिया चैनल पर जनता सरकार मोर्चा की सारी ट्रेनिंग सुनी है तो आपको इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। बट अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, आप ज़्यादा करोगे तो इसको समझने के लिए एक फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है इन टाइम। वो एक बार देख लीजिए। वो मैंने सिर्फ एक रेफरेंस के लिए दिया है, ऐसा नहीं है कि वो फिल्म की तरह करने वाले हैं, लेकिन वो फिल्म बेसिकली उस स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। क्योंकि ये लोग जो भी काम करते हैं सब कुछ बता कर करते हैं, और आपको इन्होंने बताया हुआ है कि समय आने पर आपके साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। वहाँ टाइम किस तरह से एक मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है उन्होंने कि आपके पास इतना समय है, वो समय आप खर्च कर दोगे तो आपकी मौत हो जाएगी, आप जवान ही रहोगे, आप कभी बूढ़े नहीं होगे, और आपको ये काम करते रहोगे तो आपको टाइम मिलता रहेगा, तो आप जिंदा रहोगे, और ये टाइम खत्म होते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। डायरेक्ट आप 25 साल तक, जब तक आप बड़े हो रहे हो तब तक वो गिनती नहीं होती है। 25 साल होने के बाद आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, और ऐसा काम करने से टाइम बढ़ जाता है, ऐसा करके घट जाता है। आप किसी को अपना टाइम दे देते हो, आपका टाइम कम हो जाएगा। ये पूरा का पूरा उसमें स्क्रिप्ट दिया हुआ है, उसको आप देख लेंगे, समझ भी लेंगे। नहीं समझ में आएगी तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और फिर भी आ जाए तो बता दीजिएगा। तो मैं जो बात पे हमने शुरू किया था उसी पे शुरू कर लेते हैं कि वो आपके गांव को खाली कराना चाहते हैं। आपने अपनी मर्जी से कर दिया, अच्छी बात है। आपने अपनी मर्जी से नहीं किया तो वो आपसे खाली करवाएंगे। तो अब खाली करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किन चीज़ों की रहती है कि भाई आप गांव को खाली करके किसी दूसरी जगह पर क्यों जाना चाहते हैं। सबसे पहली बात आपको देखेंगे सुविधाएं।
मतलब वो जो, अगर मान लीजिए मैं आपको बात कहूं कि आप किसी जगह पर जाना या किसी जगह को छोड़ना क्यों चाहते हैं, तो वहां आपको कैसी कैसी सुविधाएं मिलती हैं इस बात पर निर्भर करता है। आपके बच्चे के लिए कैसी शिक्षा है, आपके बच्चे के लिए कैसा रोजगार है, आपके बच्चे के लिए कैसी जीवन शैली है, मतलब आप किस तरह की शैली, यानी कि जैसे गाँव की शैली को वो लोग डिसग्रेस करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ये जो शैली है जीवन की ये अच्छी नहीं है और यहाँ पर रहना बढ़िया बात नहीं है, हमें तो शहर में जाना है। और अस्पताल या चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, या कोई भी सुविधा आपकी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, या फिर वहाँ की कानून व्यवस्था, यानी गांव में भैया यहाँ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और एक दूसरे को देख के खुश नहीं है, या ऐसा करके कुछ भी बातें ऐसी कही जाएंगी जिससे आपको लगेगा कि गांव का माहौल तो खराब हो गया है और हमें यहाँ से शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आप अपने आप से शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा बताया गया है और आपने ऐसा मान लिया है कि शहर गांव से बेहतर हैं और शहरों में जाना बढ़िया है, क्योंकि गांव की जमीन की कीमत और शहर की जमीन की कीमत में अंतर है। तो गांव की जमीन की कीमत में तो किसान को एमएसपी भी नहीं मिलता है और शहर की कीमत में वहां दुकान खरीद लेंगे तो किराया ही आता रहेगा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में फीड कर दिया है और आप धीरे धीरे गांव से शहर की तरफ जाते जा रहे हो, जिससे गांव में लड़ने वालों की, समझ रखने वालों की, सिस्टम से सवाल पूछने वालों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। बाकी के लोग गांव को क्यों छोड़ते हैं कि यदि उनका जीवन का जो स्तर है, या जो उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, या जो उनके जीवन का जो जीना, जो उनका जीवन है वो सुगम या दुर्गम, मतलब वो खराब है या सही है, इस पर निर्भर करेगा कि आप वहां रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। तो जब आप अपनी मर्जी से गांव को नहीं छोड़कर जाओगे तो फिर आपके गांव के अंदर क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। सबसे पहला काम जो गांव में किया जा सकता है वो है कि गांव के अंदर अपराध को बढ़ा दिया जाए। अगर गांव में आपसी भाईचारे को यदि समाप्त कर दिया जाए, अगर भाईचारा यदि समाप्त कर दिया जाए, और गांव में यदि जो नशा है वो अगर गायब कर दिया, मतलब नशा बढ़ा दिया जाए, तो क्या आप अपने गांव में रहना चाहोगे? क्योंकि ये चीजें आपको शहर में नजर नहीं आती है। भाईचारा शहर के अंदर बिल्कुल नहीं है, जीरो है। गांव में तो फिर भी है कि आदमी को जानते तो हो। अपराध शहर में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, गांव से बहुत ज्यादा है। जितने जितने रंडी खाने हैं सारे के सारे शहरों में हैं, जितने दारू खाने हैं वो सारे शहर में हैं, मैं खाने, जितने जितने भी वो जुआ खाने हैं वो सारे शहर में हैं, जितने व्यसन है, गलत चीजें हैं, वो सारी शहर में हैं। असल में शहर तो नरक का द्वार है। नशा शहर में ज्यादा मिलता है, गांव में कम मिलता है। लेकिन अभी गांव को वो नशे का अड्डा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गांव के लोगों की आपस में जो चर्चा है वो इतनी ज्यादा होती है कि बिना किसी मीडिया के खबर पहुंच जाती है कि गांव में कितने लोग नशेड़ी हो गए हैं, तो हमें लगेगा कि गांव तो बहुत बुरा हालत में जा रहा है। आपस में बहसबाजी छोटी छोटी चीजों के ऊपर, नालियों के ऊपर, गालियों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, चुनावों के ऊपर, खेत के ऊपर, डोल के ऊपर, पानी के ऊपर लगातार हो रही है, जिसकी वजह से वो उनको लगता है कि गांव का जो कल्चर है वो खत्म हो गया है और अब हमें गांव में रहने का कोई औचित्य नहीं, ऐसी वो फीलिंग में रहते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि वो शहर में जाने वाले ऑप्शन को थोड़ा सा चूज करने की दिशा में सोच रहे हैं। कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, इसलिए अब क्या करें। तो उनको धीरे धीरे ऐसा करते हैं कि उनको पहले हम इतना कर्जदार बना देते हैं कि जितना उनके ऊपर कर्जा हो, मान लो कर्जा अनुपात उनका प्रॉपर्टी, अगर हम इस चीज को थोड़ा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर अनुपात, मतलब ये रखेंगे कि ए अनुपात बी है, तो जो ए है ये जैसे ही बी से ज्यादा हो जाएगा, यानी आपके प्रॉपर्टी से ज्यादा जैसे ही कर्जा हो जाएगा, अब आप ये मान कर और फिर उसके बाद काम धंधा चौपट कर दिया जाए, बीमार करके, लॉकडाउन लगाकर, कोई कानून पास करके, आपके ऊपर मुकदमा करके, किसी भी तरह से यदि कर्जा ज्यादा हो जाए और आमदनी कम हो जाए, प्रॉपर्टी कम हो, मान लो आपकी जमीन है, जमीन के ऊपर, जमीन की जो कीमत है वो 20 लाख रुपया है और आपका कर्जा 30 लाख रुपया है,
अब बैंक सेटलमेंट कर रहा है कि जमीन हमारे नाम करने के बाद भी तुमको 10 लाख रुपया और देना बनता है। अब आप क्या कहेंगे? फिर आपको एक लाला जी आकर के मिलते हैं, वो कहते हैं तुम्हें एक प्लॉट दे देंगे, एक मकान दे देंगे, तुम्हारे नाम रहेगा जब तक तुम जियोगे, खाने पीने की चिंता नहीं है, तुमको एक दुकान का एड्रेस दे देंगे, परमानेंट ये रहेगा, तुम्हें हमारी दुकान पर काम करना है, तुम्हारे जीवन भर का ठेका हम ले लेते हैं, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, ये जमीन हमारे नाम ले दो, बैंक वालों के साथ हम सेटलमेंट कर लेंगे अपने आप से, तुम जाओ। आप तो भाग कर चले जाओगे, क्योंकि आपके पास जो प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा तो आपके ऊपर कर्जा हो चुका है, तो फिर तो आपके पास जाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो ये एक तरीका है आपका गांव से जाने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप गांव के अंदर कोई शुगर मिल लगा दो। अब शुगर मिल लगने के क्या क्या नुकसान होंगे, ये मैं शुगर मिल का मैंने एग्जांपल सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि मेरे गांव में शुगर मिल खुला तो लोगों को लगा यहाँ गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने कहा भी था, उन्होंने ये कहा था कि जिसकी भी जमीन इसमें आएगी उनके घर के सदस्य को नौकरी मिलेगी 100%, और मतलब और इतना मुआवजा मिलेगा। मुआवजा तो आपको पता ही है, पैसे की कीमत कम हो गई तो मुआवजा तो खत्म, यानी मिला आपको 50 लाख था, लाभ आप 10 लाख का भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मुआवजा तो वेस्टेज है। मतलब मैं समझता हूँ मुआवजा लेने वाले लोग तो सबसे बड़े बेवकूफ हैं, वो तो अपनी जमीन को बेच रहे हैं, मतलब अपनी माँ की कीमत लगा रहे हैं, मैं इसको इससे ही मानता हूँ। अब शुगर मिल लगा लिया था, शुगर मिल तो जब तक वहां रहेगा तब तक प्रॉफिट कमाएगा, ये तय है। ऑब्वियसली कंपनियां अपने आप को कैसे घाटे में दिखाती हैं, ये जिन्होंने भी कंपनी खोली हुई है वो उनको पता भी है। तो कंपनी अगर कह रही है हमें इस साल इतना घाटा हुआ, बैंक अगर कह रहा है इतना घाटा हुआ, तो वो झूठ बोल रहे हैं, ये क्लियर है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये अब आपको मालूम पड़ गया होगा, इतना तो क्लैरिटी आपको हो गई होगी। तो शुगर मिल जो है वो इस अगर शुगर मिल की कॉन्सेप्ट को अगर हम लें तो आपको क्या लगता है कि शुगर मिल से क्या क्या फायदा हुआ होगा? जमीन तो चली गई, आपके रोजगार भी नहीं मिला, साथ के साथ वहां पर माइग्रेटेड लोग आना चालू हो गए, उस माइग्रेशन की वजह से जो है वो वहाँ की गाँव की लड़कियों को छेड़ना, गाँव के लोगों का व्यवहार बदलना, गाँव के लोगों का मतलब पानी खराब होना, वहाँ चारों तरफ बदबू आना, वो सब चीज़ें मैं लिख देता हूँ। यानी कि एक तो माइग्रेशन बढ़ गया, यानी बाहर से आने वालों को नौकरी मिलेगी। बाहर ना माइग्रेशन क्यों किया जाता है, माइग्रेशन के कितने बड़े कारण है, ये अपने आप में एक चैप्टर हो सकता है कि माइग्रेटेड आदमी अकेला फील करता है, उसका घर कमजोर हो जाता है, उधर से वो खुद भी कमजोर हो जाता है, वो जितना पैसा कमाता है वापस कंपनियों को ही दे देता है, रहेगा तो किसी किराए पर रहेगा, मोटरसाइकिल रखनी पड़ेगी, कोई साधन रखना पड़ेगा, नया सिलेंडर लेना पड़ेगा, नया चूल्हा लेना पड़ेगा, नया बर्तन लेने पड़ेंगे, नए कपड़े लेने पड़ेंगे, कपड़े धोने का साबुन ज़्यादा लगेगा, घर जितनी उपयोग की चीज़ें हैं वो ज़्यादा लगेंगी। तो अल्टीमेटली माइग्रेशन से फायदा कंपनियों को ही होना होता है, और फिर माइग्रेटेड आदमी ही अपराध करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गांव का आदमी गांव की लड़की को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा, माइग्रेटेड आदमी नहीं सोचता है। इसीलिए आपने पहले देखा होगा, क्योंकि मैं जब छोटा था, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन जैसे कुछ लोग जब जब बारात आती थी तो बाराती जो हैं वो गांव की लड़कियों की तरफ कई बार इशारे भी करते थे, उनको इस तरह से भी रखते थे कि उनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक, और और उस गांव के लोग उनको माफ भी कर देते थे। वो कहते थे सुबह आया है शाम को बारात चली जाएगी, तो ये भी चला जाएगा, तो फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये होता भी था। तो ये आपको पता ही है, यानी कि दूसरे गांव में जाकर, अच्छा वही आदमी जो वहां जाकर के मजाक भी कर रहा है या फिर इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो अपने गांव में जाने के बाद और शरीफ हो जाता है, और अपने घर में जाने के वो बेहद शरीफ हो जाता है, और अपनी बेटी के सामने वो और ज्यादा शरीफ हो जाता है। तो इसको समझना है आप कि रिश्ते जितने नजदीक के रहेंगे आदमी उतना ठीक रहता है, उतना सही रहता है। तो माइग्रेशन जो है वो बढ़ने से ये नुकसान होता है। और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, टोल टैक्स के ऊपर दूसरे किसी राज्य की लड़कियों को ला करके नौकरी दे रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल टोल टैक्स पे लड़कियां नौकरी करती हैं। आप उनसे पूछोगे यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई हिमाचल से है, कोई राजस्थान से है, और वो भी राजस्थान में भी हाईवे से बहुत दूर के इलाके में, जंगल के किसी गांव में जहां बिल्कुल रोजगार नहीं है, वहां से कोई भी लड़की पढ़ लिख जाती है तो वो चली जाती है। फिर उसके पास मोबाइल होता है, वो गांव में जाती है, दिखाती है कि मैंने पढ़ लिखी थी, अब मेरे पास मोबाइल भी है, अब मैं शहर में रहती हूँ, और ये अपनी कुछ फोटोज क्लिक करके
जैसे बाहर गए हुए अमेरिका गया हुआ बच्चा, जो माइग्रेटेड बच्चा है ना, वो फोटो डालता होगा। अभी आप देखोगे ना उनकी फोटोज, तो आपको दिखाई देगा, वो ऐसा लगेगा जैसे ये तो बड़ी ऐश कर रहे हैं, बड़ा बढ़िया जी रहे हैं जिंदगी। वो बेचारे वहाँ कैसे रहते हैं ये किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए ये बड़ा समझने का विषय है कि माइग्रेशन से आपकी जड़ें भी कमजोर होती हैं, आपका गांव भी कमजोर होता है, आपका परिवार भी कमजोर होता है, आप खुद भी कमजोर होते हो, और समाज भी कमजोर होता है, क्योंकि उसमें अपराध जैसी चीजें बढ़ती हैं और कंपनियां मजबूत होती हैं। तो इस चीज को बड़ा समझना होता है। फिर जो वहां का जो पानी है उसको खराब किया जाता है जितना, क्योंकि जब शुगर मिल में चीनी बनाने में बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, और वो पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, और वो केमिकल वाला पानी के पास अब दो ही रास्ते बचते हैं। यदि वो उसको ओपन छोड़ देंगे तो पूरा गांव का पानी खराब हो जाएगा, जिसके ऊपर गांव वाले लड़ाई लड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं फिर कि शुगर मिल वाले उस पानी को रिवर्स बोर कर देते हैं। रिवर्स बोर करने के बाद अब रिवर्स बोरिंग से वो पानी जमीन के अंदर चला जाएगा, तो जो अंडरग्राउंड पानी है नीचे का उसको भी बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये वहां पानी की हालत हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे गांव का जो पीने का पानी है, जो हैंडपंप का पानी है, वो खराब हो चुका है, ट्यूबवेल का पानी खराब होने की कगार पर है। फिर वहां से जो वहां जो भट्टी जलती है, उस भट्टी से और उड़ती है, जो राख उड़ती है बहुत ज्यादा, राखी बोलते हैं उसको, तो पतली होती है बहुत ज्यादा, इसलिए उसे राखी बोलते हैं। वो राख, उसमें केमिकल ही केमिकल है। मेरे गांव में उस राख में कई बच्चे जलकर भी मर चुके हैं। पंचायतें हुई, बाद में सारा मामला सुलटा लिया जाता है प्रशासन द्वारा ब्लड मनी दे करके। ब्लड मनी मतलब आदमी के मरने पर दिया जाने वाला मुआवजा, तो वो दे करके, और वो राख उड़ती है फिर, और पूरे गांव में वो छतों के ऊपर और घरों की खिड़कियों के अंदर जाकर के पूरे घरों के अंदर वो राख ही राख रहती है। तो इसलिए गांव का कोई भी आदमी अपने घर के बाहर कपड़े नहीं सुखा पा रहा है, उसका ये हालत हो गया है कि अब उसके वहां पर, मतलब उसके गांव में, उसके घर में उसका जीना, खुद का ही जीना मुश्किल हो चला है। ये हालत वहां पर कर राख की वजह से हो रखी है। वहां जो भी हालात इस तरह के बन रहे हैं उसमें वो मिल जो है बराबर का जिम्मेदार है। अब आप ही इसमें बताइए कि अगर अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि उनका पानी खराब हो रहा है, तो मुआवजा गांव वालों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब मिल वाले हैं वो तो पूरी जिंदगी कमाते रहेंगे, उनकी तो मौज हो ही रहेगी, उनको तो पैसा कमाना है, और वो पैसा कमा भी रहे हैं, मैं समझ रहा हूं इसको। लेकिन दूसरी बात आपको जो देखनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से उनके घरों में जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है उसका मुआवजा मिल नहीं दे रहा है। फिर जो तीसरी जो चीज है, मैंने आपको बताया रिवर्स बोरिंग तो बड़ी ही, अपराध भी बढ़ा वहां पर। और जो मैंने एक दूसरी बात कही थी कि वहां छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा हुई, और क्योंकि लोग दूसरे जगह के लोग वहां आने लग गए, तो वो लोग हमारे आसपास की लड़कियों को छेड़ना भी चालू किया उन्होंने। तो वो सब भी उसकी वजह से भी गांव वाले माइग्रेशन के लिए अपने आप तैयार होने लगे। शुगर मिल का दूसरा नुकसान क्या हुआ, जो उससे चीनी बनती है वो तो बीमार करती ही करती है। वहाँ हमारे गांव के आसपास जो सड़क है वो चौड़ी करने के लिए जब जमीनें अधिग्रहण की गई, तो जमीन परमानेंट किसान की चली गई, और जमीन जाने के बाद उसके बाद वहाँ पर एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ने लग गए। रोड जो है वो टूटे हुए रहने लग गए, वहाँ पर भीड़ रहने लग गई, बाहर की गाड़ियों का आना जाना चालू हो गया। और साथ के साथ में फिर और क्या क्या इसके नुकसान हुए मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा जो नुकसान वहां हुआ कि जो गुड़ और शक्कर बनने के जो कलेसर थे, वो सारे के सारे जो कोल्हू थे वो खत्म हो गए। वैसे वो पहले खत्म कर दिए थे कानून ला करके कि तुम्हारे ये कोल्हू भट्टी जो है ये प्रदूषण फैलाती है। तो जब कुम्हार की भट्टी खत्म की गई थी उसी वक्त ये कोल्हू भी खत्म किए गए थे, कानून बना करके बकायदा। तो वो सब भी खत्म हो गए, तो देसी तरीके से शुगर खत्म हो गई, और जो ये कैंसर वाली शुगर है इसको बढ़ावा मिला। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ यहाँ, अगर मैं आपसे कहूँ तो। बाकी आप बता सकते हैं कि शुगर मिल जिन जिन के गांव में लगा है, एक उल्हाना गांव में लगा है, और कोई शुगर मिल करनाल के आसपास लगा हो वो। और उससे भी जो सबसे बड़ी एक और जो चीज है वहां पर, हमारे गांव की जो मक्खी और मच्छर हैं वो इतने खतरनाक वाले मक्खी मच्छर हैं कि वो सिंपल बल्कि मच्छरदानी से भी नहीं रुकते हैं।
मुझे याद है जब फफड़ाना वाला प्रोग्राम चला हुआ था, तो गौड़दा और विष्णु भाई जो थे वो एक मच्छरदानी में सो रहे थे, और थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि आप अंदर आ जाइए, यहाँ ये फफड़ाना के मच्छर हैं, इतने आसान नहीं है। तो गौड़दा बोले नहीं, अरे नई मच्छरदानी लेके आए हैं। और जब 12 बजे, 12-1 बजे के आसपास, की 11 बजे तो वो सोए ही थे, तो घंटे भर में ही उनको समझ में आ गया। जब वो अंदर आए तो हमने पूछा, हाँ क्या हुआ? बोले यार पता नहीं कितने खतरनाक मच्छर हैं, अंदर आने का रास्ता कैसे ढूंढा इन्होंने। नॉर्मल मच्छर अगर साइज 2 mm का हो, मतलब मैं ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, तो वहाँ के जो मच्छर है वो 6-7-8 mm के हो गए हैं, 4-5 गुना बड़े, और एकदम पूरे जबरदस्त मक्खियों जैसे। और मक्खियां भी बहुत ढीठ और बहुत ज्यादा, मतलब संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों का जीना वैसे ही मुश्किल है, तो बाहर सोना मुश्किल हो गया है। आदमी की जो पाइनियल ग्लैंड है, जब ये कमरे में बंद होती है तो बंद रहती है, ये खुलती तब है जब इसको खुला आसमान मिलता है। और खुले आसमान में सोना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन शुगर मिल अगर आपके गांव में है तो आप बाहर नहीं सो पाएंगे, ये तय है। और मच्छर मक्खी होने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी आपके गांव में होंगी, पानी खराब होने की वजह से। तो मेरे गांव में जो काला पीलिया है और पीला बुखार है, मतलब पीलिया तो बहुत ज़्यादा है, और एक काला ज्वर ही बोलते हैं, काला बुखार, इसके जो केस हैं जब, और हेपेटाइटिस बी जब हम चेक करते हैं अपने गांव के अंदर, तो मेरे गांव का जो आंकड़ा है वो ये है कि 95% से ज्यादा जो बच्चे और लोग हैं वो इन बीमारियों से ग्रसित हैं। जब भी आप टेस्ट करवाते हो तो क्रॉनिकल डिजीजेस मेरे गांव में आ गई हैं। और साथ के साथ नपुंसकता के आंकड़े और बांझपन के आंकड़ों का तो आप क्या ही कहना, मान लोगे। पूरे करनाल का मैंने आपको बताया ही था कि 1,38,000 बच्चा तो जो है वो आईवीएफ से ही पैदा हुआ था। 1,38,000 से ज्यादा तो बच्चा, करनाल का आंकड़ा था ये, करनाल जिले का 2023 का। तो ये भी आप इसके में ऐड ऑन कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग कि ये मील की वजह से हुआ, लेकिन ये आदमी का जीवन स्तर को तो डिफाइन करता ही करता है। तो शुगर मिल ने कितना बड़ा काम किया आप समझ गए हो। अगर यहाँ पर शुगर मिल नहीं लग सकता है तो फिर सरकार आजकल एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए भी आपके गांव को चूज करती है। अच्छा, ये गांव को चूज कैसे करते हैं, ये चुनते कैसे हैं? जब ये जहाज में जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जब सर्वेक्षण करते हैं, तो ये वहां पूरा मैप इनके हाथ में होता है कि ये 10 गांव के बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनके जीवन को दूभर करती हो, जो इनके जीवन को खराब करती हो, तो यहां ये चीज खोल दो। और वहां के लोगों को वहां का जो नेता है, एमएलए एमपी है, वो ये कहना चालू कर देता है, हम तुम्हारे गांव में ये वाला विकास की नई चीज लेकर आने वाले हैं, इससे तुम्हारा जीवन स्तर सुधरने वाला है, इससे तुम और ज्यादा तरक्की करोगे, तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। तो जो चीज वो लोग लाना चाहते हैं वो पहले आपके दिमाग में डाल देंगे कि भैया ये चीज जो है हम लाएंगे, तो और इससे लाने से तुमको फायदा होगा, ये हमें समझा देंगे। और जब हम, चाहे समझ में आए या ना आए, जब वो टॉक ऑफ द टाउन हो जाए, जब वो चारों तरफ उसकी चर्चा हो जाए, तो फिर आप खुद ही उस चीज की डिमांड करने लग जाओगे। ये उनको पता है, क्योंकि वो लोग जो ये काम कर रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे लगातार करने वाले लोग हैं। इथेनॉल फैक्ट्री का भी यही काम है, बदबू आएगी वो अलग, मक्खी मच्छर आएंगे वो अलग, पानी खराब होगा वो अलग, जमीनें अधिग्रहण होंगी वो अलग, किसान बेरोजगार होंगे वो अलग, माइग्रेशन होगा वो अलग। वो सारे काम लगभग लगभग इन सारी फैक्ट्रियों का एक ही काम है। और कमाल की बात यह है, देखिए, वो पर्यावरण के ऊपर बहुत ज्यादा नाटंकी करेंगे। वो कहेंगे कि पर्यावरण खराब हो रहा है, उसमें फिर वो क्या करेंगे, दो चीजें हैं। मतलब पर्यावरण किस वजह से खराब हो रहा है, वो कह रहे हैं कि वो पराली से खराब हो रहा है। अब मैं दो चीजें बताऊंगा, देखना कितना दोगला कैरेक्टर इन सरकारों का है। तो कोई भी नेता जब ये बकवास करे कि पर्यावरण के लिए वो चिंतित है और पोल्यूशन की वजह से या फिर प्रदूषण की वजह से ये सब हो रहा है और आपकी कारों की वजह से ये सब हो रहा है, हम ये सवाल बड़े अच्छे से पूछने वाले हैं। 23 जनवरी को चरखी दादरी में एक बहुत बड़ी जनसभा हम लोग बुला रहे हैं। आप लोगों को उस 23 जनवरी की सभा में आना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां आ रहे हैं, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर उनकी प्रतिमा की स्थापना भी वहां पर हो सकती है, चरखी दादरी में। ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूं
वो कहेंगे कि आपकी कारें प्रदूषण कर रही हैं, वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं कराएंगे, बसों का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे और कह देंगे कि भैया वो रेल से चलना और प्लेन से चलना महंगा कर देंगे, जिससे लोग अपनी कारों में चलना ही प्रेफर करेंगे, तो प्रदूषण ज्यादा फैलेगा। वो कार लोन को महंगा कर देंगे और ट्रेन से चलने को दूभर, ट्रेन कैंसिल हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन का रिजर्वेशन ही ना मिले, तत्काल में करवाना पड़े, कैंसिलेशन पे बहुत पैसे लगते हो, तो वो सब चीजें वो आसान नहीं करेंगे बल्कि मुश्किल कर देंगे। तो आपको कारें लेनी पड़ेंगी, तो प्रदूषण आपको फैलाना पड़ेगा, तो तरह तरह के कानून, तरह तरह के नियम आपके ऊपर थोपे जा सके, ताकि वो क्या कह रहे हैं कि टायर जलाने पर आपको सब्सिडी मिलेगी। देखना, सरकार जिस जिस चीज पर आपको सब्सिडी देती है, चाहे वो आपको खाद पर दे रही हो, रसायन पर दे रही हो, केमिकल्स पर दे रही हो, खेत में डालने वाली बर्बादी की चीजों पर दे रही हो, वो सारी सब्सिडियां केवल समाज को बर्बाद करने का काम कर रही हैं, वो समाज में कुछ भी बढ़िया काम नहीं कर रही हैं। ये बात आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं पराली जलाने से तो प्रदूषण होता है, लेकिन टायर जलाने पर आपको सब्सिडी मिल रही है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो गंदगी का पहाड़ है, दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में जब इधर करनाल से जब आप एंट्री करते हो तो दिल्ली करनाल बाईपास पर दिल्ली में एक कूड़े का ढेर है। उस कूड़े के ढेर को वो लोग मुजफ्फरनगर लेकर के जाके जला रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, यूपी के अंदर, यूपी में जहां पेड़ ही पेड़ हैं, यूपी के अंदर जहां पोल्यूशन का कोई नाम नहीं है, और मुजफ्फरनगर का एरिया हरिद्वार के नजदीक चला जाएगा, ताकि गंदगी, बदबू, बर्बादी और धुआं और प्रदूषण सब यूपी और उत्तराखंड में भी उसी लेवल पर हो जाए, और यूपी के भी कुछ शहर गंदगी में AQI के मामले में टॉप पे हो जाए। तो जो ये हवा को शुद्धता का मापने का पैमाना है, ये भी इनका बनाया हुआ है, वैसे ही टेम्परेचर की तरह एक फ्रॉड है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, इन आंकड़ों से जो हेरफेर ये करते हैं, इसको ये कैसे खेलते हैं आपके साथ में। अरावली को काट करके माइनिंग वालों को देने का ये धंधा भी इन्होंने चालू किया है। इनको नहीं मालूम है क्या कि मरुस्थल बन जाएगा इधर का एरिया, अगर अरावली जो है उनको रोक, उस मरुस्थल की धूल को रोकने में नाकाम हो जाए, और अगर अरावली को तोड़ दिया जाए तो अरावली की पहाड़ियां वहां की बारिश के लिए, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, हवा की सफाई के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन नहीं, वो वहां के लोगों को विस्थापन करने के लिए वहां गंदगी का माहौल, माइनिंग का माहौल, ट्रकों का आना जाना, सड़कों का टूटना, गुंडागर्दी का बढ़ना, टोल टैक्स का लगना, व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ना, ये जानबूझकर चालू करने के लिए अरावली को तोड़ रहे हैं। तो इस अरावली के डेफिनेशन बदलने के पीछे भी यही खेल है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर शामिल है, सरकारें भी इसके अंदर शामिल हैं। तो आपने देखा कि इथेनॉल फैक्ट्री का काम, शुगर मिल का काम, इन सब का काम है। और डंपिंग यार्ड मैंने आपको बता दिया, ये तो मैंने एक डंपिंग यार्ड की बताई है, यानी कूड़े के ढेर की बताई है। अगला डंपिंग यार्ड ये कहां बनाते हैं, वो गांव चूज करते हैं कि इन गांवों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, तो वहां ट्रकों से, ट्रालियों से ला करके, जो ये कूड़े की ट्रालियां आपके गांव में आती हैं, आपके शहर में आती हैं, ये असल में किसी एक जगह पर कूड़े का ढेर बनाने के उद्देश्य से आती हैं। यदि आपको यह समझा दिया जाए कि जो आपकी ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है, उसमें जो पॉलिथीन इस्तेमाल हो रहा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसमें जो थर्मोकोल इस्तेमाल हो रहा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो पोल्यूशन फैला रहा है, और ये जो ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इसके लिए बड़े बड़े ट्रक चलते हैं कोरियर के लिए, ये सारा का सारा धुआं पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अगर वो चीजें लोकल लेवल पर बनने लग जाए और वहां का लाभ लोकल लोगों को हो जाए, तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, और फैक्ट्रियों से और विदेशी कंपनियों से पीछा भी छूटेगा, और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा, प्लास्टिक भी नहीं आएगा, थर्मोकॉल भी नहीं आएगा, गाड़ियां भी बहुत ज्यादा नहीं चलानी पड़ेंगी। लेकिन ये सरकारों को पता है, और पता होते हुए वो आपको बर्बाद करने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी को प्रमोट करते हैं। वो ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियों के 10-10 हजार करोड़ रुपए माफ करते हैं, 20-20 हजार करोड़ रुपए माफ करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये डंपिंग यार्ड का जो स्वच्छता अभियान की जो नौटंकी है, इसके नाम पर जो प्लास्टिक के कचरे के जो डब्बे बनाए गए हैं, ताकि बार बार उसके ऊपर पैसा खाया जा सके,
जो ट्रक उन्होंने लेकर के आए हैं वो ट्रकों का ठेका किस कंपनी को मिला है, सफाई का ठेका किसको मिला है, वो साफ करने का ठेका किस संघी को मिला है, आप आरटीआई डालकर पूछोगे तो आपको पता चलेगा ये सारा एक ही गैंग का काम है। सारा का सारा जनता का पैसा लूटने के लिए उद्देश्य से ये सारा कुछ खेला गया है, साथ के साथ इन गांवों को उजाड़ने के उद्देश्य से कि इन गांवों के आसपास अगर बदबू की कोई जगह नहीं थी तो उनके बीच में कोई डंपिंग यार्ड, गंदगी का ढेर बनाया जा सके ताकि वो गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं, जमीन बेचने के लिए, कि उनके जीवन में आसपास बदबू ही बदबू आ रही है। तो ये सारा का सारा काम वहां कॉन्टिन्यूसली होता रहे। वो नहीं होता है तो कोई और पेंट की फैक्ट्री आ जाएगी, कोई कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री आ जाएगी, कोई साबुन की फैक्ट्री आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा तो वहां पर कोई जैसे ये फैक्ट्री अपनी तेल शोधन कारखाना आ जाएगा, रिफाइनरी आ जाएगी, किसी भी चीज की रिफाइनरी, ब्रीवरी आ जाएगी, यानी बियर या दारू की फैक्ट्री आ जाएगी, जिसका काम भी यही इसी तरह की बदबू फैलाने का ही रहता है, पूरे सिस्टम को, पूरे इसको खराब करने का ही रहता है। नहीं तो फिर कोई पावर प्लांट आ जाएगा, मतलब वो लेकर के आ जाएंगे पावर प्लांट। पावर प्लांट में क्या क्या आते हैं, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है, इसके अंदर आपका ये थर्मल पावर प्लांट भी होता है। इसमें वो कहते हैं कि आपके जो इससे यूज होते हैं जो सोलर पावर प्लांट भी होता है। मतलब पर्पस है या तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा, या फिर थर्मल न्यूक्लियर कचरा, या फिर कोयले वाला कचरा, धुएं वाला कचरा, कोई भी कचरा फैलाने का काम, या फिर वहां डैम बना करके वहां कहते हैं कि हम यहाँ बिजली बनाएंगे, वो भी खतरे का ही निशानी है। आजकल मालूम ही होगा देश के अंदर 2 डैम पूरे खतरे की निशानी पर चल रहे हैं, कभी भी टूट सकते हैं और आसपास सब कुछ तबाह कर सकते हैं। राज्यसभा में ये बात अपने पर्यावरण मंत्री ने बोली है, स्पष्ट तरीके से पूरे देश को आगाह कर दिया है रिटर्न में कि वो डैम खतरे की सीमा रेखा में आ चुके हैं और अब वो किसी भी वक्त पूरी की पूरी वहां की जनरेशन की तबाही कर सकते हैं। ये सब आपको मालूम ही है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि आप, अच्छा दूसरा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपके पास ऐसे कौन से तरीके हैं, आप कौन से मेथड आपने देखे हैं जिससे कि आप के आसपास चीजों को बर्बाद किया जा सकता हो, जिससे कि आपके एरिया में सारा कुछ खराब किया जा सकता हो, जिससे कि आप ये समझ ले, मेरी बात को आप समझ जाएं कि हाँ, आपको विस्थापन करना है, यदि गांव छोड़कर जाना है। आप गांव छोड़कर क्यों गए थे, आपके गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों गए थे, एक बार उनसे पूछिएगा। और क्या वो चीज आपके गांव में ठीक नहीं हो सकती थी, जिसकी गलती के कारण या जिस गलत चीज के कारण आप गांव छोड़कर गए थे। एक बार कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके लिए क्या बेहतर है, गांव में रहकर वहां बिगड़ रही व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करना, या फिर गांव छोड़ करके किसी भगोड़े की तरह भाग जाना, हम लोगों की तरह जो शहर आ गए थे। आप बताइएगा, क्योंकि जब जिसको अक्ल आ जाए तभी बेहतर है, जब जागो तभी सवेरा है। अभी भी व्यवस्थाएं ठीक करना ज़रूरी है। अगर आज भी हम अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चे के लिए यदि अपने गांव को रहने लायक बना लूं, तो मैं अपने बच्चे की जड़ें कटने से बचा लूंगा। ये सोचकर मैं अपने गांव की तरफ वापस मुड़ा हूं कि हम अपने गांव पर काम करेंगे। आप अपने गांव पर करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपको बताना पड़ेगा। और गांव छोड़कर जाना ज़रूरी है या वहां रह करके उसकी व्यवस्था को बनाए रखना ज़रूरी है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम सब लोग